हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th आईपी सिलेबस की थर्ड यूनिट दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की 3 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारा 4th पार्ट है। ये वीडियोस जो हैं वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका एग्जाम अभी 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हमारे जो 10th-12th के एग्जाम्स थे वो बीच में ही कैंसिल हो गए थे, जिसमें से 12th क्लास का आईपी का एग्जाम भी अभी रिमेनिंग है और वो एग्जाम जो है अब 7 जुलाई को शेड्यूल हुआ है। तो 2019-20 वाला जो बैच है जिनका एग्जाम 7 जुलाई को है, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि अभी आपको अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है, तो उस बीच आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है शायद कि आप बुक से स्टडी कर पाओ। तो वीडियो की हेल्प से आप उस सिलेबस को जल्दी से जल्दी जो है कवर कर सकते हो। तो और इसके साथ साथ जो हमारा 2020-21 वाला बैच है, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का बेसिक पार्ट है। तो ये हमें इस सेशन में भी पढ़ना है। ऑल्दो इस बार जो डीबीएमएस है उसके सिलेबस में काफी चेंजेस आए हैं और अब हमारा डीबीएमएस जो है वो यूनिट 2 का पार्ट है, बट ये बेसिक पोर्शन जो है वो दोनों ही सेशंस में सेम है। तो ये हर जो भी क्लास 12th में अभी एग्जाम होगा जिनका, उनके लिए भी, और जो अभी 12th में प्रमोट होकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी, सबके लिए यूजफुल है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखते हुए कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है या कोई चीज समझ नहीं आती या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स की हेल्प से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने डाटाबेस कंस्ट्रेंट्स पढ़ने स्टार्ट किए थे कि एसक्यूएल में हम टेबल्स पे कंस्ट्रेंट जो हैं वो किस तरीके से लगा सकते हैं। हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट एंड चेक कंस्ट्रेंट, ये चारों कंस्ट्रेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। हमने उनका प्रैक्टिकल पार्ट भी जो है वो करके देख लिया था। उसके बाद हमें आज वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करना है। हमारे 2 कंस्ट्रेंट रहते थे, दैट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो पहले हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। A primary key is used to uniquely identify each row in a table. ये चीज हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, जहां हम डाटाबेस की टर्म्स पढ़ रहे थे। वहां भी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की हमारे टेबल का वो कॉलम होता है जो हमारे टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है। ये हमारा एक सिंगल कॉलम भी हो सकता है और मल्टीपल कॉलम्स का ग्रुप भी हो सकता है। इट कैन ईदर बी अ पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिकॉर्ड इटसेल्फ और इट कैन बी द आर्टिफिशियल फील्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एक्चुअल डाटा है उसमें कोई भी यूनिक फील्ड नहीं होती है, तो हम अपनी टेबल में यूनिक रोज की एंट्री के लिए खुद से एक फील्ड ऐड कर देते हैं, जो भले ही हमारे डाटा से रिलेटेड ना हो, बट स्टिल, जैसे कि हमने सीरियल नंबर ऐड कर दिया, तो उस सीरियल नंबर का हमारे डाटा से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी वो हमारी हर रो को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अगर कई बार जरूरत पड़ती है तो हम आर्टिफिशियल फील्ड्स भी जो है वो ऐड कर देते हैं। A primary key can consist of one or more fields on a table. अगर हमारी टेबल में कोई ऐसा कॉलम है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, तो हम उस कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं। उस केस में हमारी एक ही फील्ड की हेल्प से प्राइमरी की बन गई। बट कई बार टेबल में कोई कॉलम ऐसा, मतलब सिंगल कॉलम ऐसा नहीं होता है जो टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, बट 2 कॉलम्स को आपस में ज्वाइन करके हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो किसी रो में रिपीट नहीं होता। तो उस केस में हमारी 2 फील्ड्स या फिर कई बार 2 से ज्यादा फील्ड्स की भी जरूरत पड़ती है। उन्हें आपस में क्लब करके हम क्या बनाते हैं? प्राइमरी की बनाते हैं। When multiple fields are used as a primary key, they are called composite key. तो जब हम प्राइमरी की बनाने के लिए एक से ज्यादा कॉलम्स या एक से ज्यादा फील्ड्स या आप कह सकते हो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, तो उस केस में हम उन्हें क्या कहते हैं? कंपोजिट कीज कहते हैं। तो कंपोजिट कीज जो हैं वो हमारी प्राइमरी की ही होती हैं, लेकिन कौन सी प्राइमरी की? जो एक से ज्यादा कॉलम्स से मिलकर बनी होती हैं। प्राइमरी कीज कैन बी स्पेसिफाइड ईदर व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड। प्राइमरी की को आप 2 तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो। एक तरीका तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं हम उस टाइम कर सकते हैं क्रिएट टेबल कमांड के अंदर,
और दूसरा, अगर हमारी टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है और उसमें हमें प्राइमरी की को ऐड करना है, तो बाद में हम अल्टर टेबल कमांड का यूज करके उसमें प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं और टेबल का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अभी तक अल्टर टेबल कमांड के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इंसर्ट, सेलेक्ट इस तरीके की कमांड्स डिस्कस की थी। अल्टर टेबल कमांड को हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ प्राइमरी की के केस में मैं आपको अल्टर टेबल भी यूज करके दिखा दूंगी कि अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से जो है हम कैसे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस की तरह ही हम आज वाली वीडियो में भी प्रैक्टिकल पार्ट जो है साथ साथ करेंगे। जितना पोर्शन हम पढ़ेंगे हर थोड़े थोड़े पार्ट में जो है प्रैक्टिकल करते चलेंगे। जैसे अभी पहले प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कंप्लीट करके पहले इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, उसके बाद हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट को स्टार्ट करेंगे। नाउ डिफाइनिंग प्राइमरी की थ्रू क्रिएट टेबल कमांड। कि क्रिएट, जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं क्रिएट टेबल कमांड की हेल्प से, उस टाइम हम प्राइमरी की को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल कमांड में प्राइमरी की ऐड करना जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। उसे करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तो होता है कि जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने कमांड लिखी क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद हम क्या करते हैं कॉलम्स के नाम, उनके डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसमें एक कॉलम लिया SID, उसका डाटा टाइप हमने ले लिया इंटीजर। अब इस इंटीजर के हमें मान लो ये जो SID वाला कॉलम है हमें इसे प्राइमरी की बनाना है, तो इसी कॉलम के आगे हम क्या मेंशन कर देंगे, यहाँ पे प्राइमरी की मेंशन कर देंगे। इन्होंने इसी सेम कॉलम पे दो कंस्ट्रेंट लगा दिए हैं, नॉट नल कंस्ट्रेंट भी और प्राइमरी कंस्ट्रेंट भी। अगर आपको दोनों लगाने हैं आप दोनों लगा सकते हैं, अगर एक लगाना है तो आप एक ही लगाकर छोड़ दीजिए। अब इस तरीके से प्राइमरी की ऐड करना जो है बहुत सिंपल होता है और ये मेथड आपको बहुत सिमिलर लग रहा होगा। हमने नॉट नल भी इसी तरीके से ऐड किया था कि डाटा कॉलम के बाद डाटा टाइप और उसके बाद हमने नॉट नल मेंशन कर दिया था, ये आप यहाँ देख भी सकते हो। यूनिक कंस्ट्रेंट भी हमने इसी तरीके से ऐड किया था कि टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम, फिर डाटा टाइप और उसके बाद यूनिक कीवर्ड लिख दिया। डिफॉल्ट के लिए भी हमने कॉलम का नाम, डाटा टाइप और उसके बाद डिफॉल्ट और राउंड ब्रैकेट्स में वैल्यू दे दी थी। तो अभी तक जितने हमने कंस्ट्रेंट पढ़े हमने इसी तरीके से पढ़े कि कॉलम के नाम के आगे ही हम कंस्ट्रेंट का नाम लिख देते हैं। बट इसके अलावा एक और तरीका होता है क्रिएट टेबल में ही प्राइमरी की को स्पेसिफाई करने का, और वो कौन सा तरीका है कि हम टेबल के लास्ट में जो है कंस्ट्रेंट को ऐड कर दें। यहाँ हमारे पास क्रिएट टेबल कमांड है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब इसमें हमारे पास जितने कॉलम थे हमने पहले सारे कॉलम मेंशन कर दिए, SID, उसका डाटा टाइप इंटीजर और उस पे कंस्ट्रेंट हमने लगा दिया है नॉट नल। इसके बाद हमने एक कॉलम नेम लिया लास्ट नेम जिसका डाटा टाइप है varchar 30। एक कॉलम हमने लिया फर्स्ट नेम जिसका डाटा टाइप है varchar 30। अब इसके बाद मान लीजिए हमें इस टेबल में 3 ही कॉलम चाहिए थे, अब हमें इसकी SID को प्राइमरी की बनाना है। तो एक तरीका तो क्या है कि यहीं पे आप नॉट नल के बाद प्राइमरी की लिख दो। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे कोमा लगा के नेक्स्ट लाइन में जैसे हम कॉलम के नेम स्पेसिफाई करते थे वैसे ही कंस्ट्रेंट का नाम स्पेसिफाई कर दें। हमारे कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, प्राइमरी की, और उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स में हम क्या लिख देंगे, उस कॉलम का नाम जिसे हमने प्राइमरी की बनाना है, और राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। हमारी कमांड जो है वो कंप्लीट हो गई। तो क्रिएट टेबल कमांड के अंदर हम इन दो तरीकों का यूज करके जो है प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वाला मेथड जो है वो हमारे लिए बहुत इजी है क्योंकि हमने अभी तक बाकी सारे कंस्ट्रेंट भी इसी की हेल्प से किए, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, सब में हमने यही मेथड यूज किया। बट कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम इस मेथड को यूज नहीं कर पाते, उस सिचुएशन में हमें यही वाला मेथड जो है वो यूज करना पड़ता है। अब वो सिचुएशन कौन सी होती है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो हमें एक सिंगल कॉलम SID को प्राइमरी की बनाया था, तो आप उस कॉलम के आगे प्राइमरी की लिखो या नीचे प्राइमरी की के साथ राउंड ब्रैकेट्स में उस कॉलम का नाम दो, बोथ आर द सेम थिंग। बट अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स को मिला के हमारी प्राइमरी की क्रिएट करनी है, यानी कि हमारी टेबल में कोई भी एक सिंगल कॉलम ऐसा नहीं है जो हमारी हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उस केस में हमें दो कॉलम्स या दो से ज्यादा कॉलम्स को आपस में ज्वाइन करके जो है प्राइमरी की बनानी पड़ेगी। अब वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने दो कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनाई, तो क्या हम उन दोनों कॉलम्स के नाम के आगे प्राइमरी की लिखेंगे? वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम अपने क्रिएट टेबल कमांड में एक ही बार प्राइमरी की मेंशन कर सकते हैं। अगर दो कॉलम्स के आगे लिख दिया यानी कि ये दोनों कॉलम प्राइमरी की हैं, तो वो तो एरर दे देगा आपको
सिंटेक्स एरर, तो उस केस में हमारा ये वाला मेथड जो है, ये वाला मेथड हमारा यूजफुल होता है। और ये वाला मेथड यूजफुल कैसे होता है, क्योंकि यहाँ हम एंड में मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ हमने प्राइमरी की लिखा और यहाँ राउंड ब्रैकेट्स में हम इस एक कॉलम की जगह जितने भी कॉलम्स हैं वो सब यहाँ पे मेंशन कर देंगे विद अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। तो उस केस में ये सेकंड वाला मेथड ही जो है हमारा यूजफुल होता है। The later way is useful if you want to specify a composite primary key. कंपोजिट अभी आपने पढ़ाई था, कंपोजिट प्राइमरी की कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास प्राइमरी की के अंदर दो या दो से ज्यादा कॉलम्स होते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक टेबल कस्टमर है, उस कस्टमर में आपके पास ब्रांच भी है जिसका डाटा टाइप इंटीजर है, ये एसआईडी भी है, इसका डाटा टाइप भी इंटीजर है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, ये चार कॉलम्स हैं। अब इस टेबल के अंदर जो एसआईडी है वो इंडिविजुअली यूनिक नहीं है, क्योंकि जब ब्रांच नेम दिया हुआ है, मान लीजिए एक ब्रांच ये है आपके पास और एक ये वाली ब्रांच है। अब इस ब्रांच की जो एसआईडी होंगी वो सारी आपस में यूनिक होंगी, बट ये वाली एसआईडी यहाँ इस ब्रांच में रिपीट हो सकती है। तो यहाँ पे अगर जब सिर्फ एसआईडी को अगर आप बनाओगे तो एसआईडी आपकी यूनिक नहीं रही, क्योंकि वो एसआईडी इस ब्रांच में भी रिपीट हो रही है और इस ब्रांच में भी, तो आप इसे प्राइमरी की नहीं बना सकते। आप ब्रांच कॉलम को प्राइमरी की बनाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली इस ब्रांच में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जितने कस्टमर हैं, उन सब कस्टमर के लिए ब्रांच नेम सेम है, तो ब्रांच नेम भी रिपीट हो रहा है। तो यानी कि अब आप ब्रांच नेम को भी प्राइमरी की नहीं बना सकते। लेकिन ब्रांच नेम और कस्टमर और ये जो एसआईडी है, इनका कॉम्बिनेशन यूनिक है, यानी कि एक ब्रांच में एक एसआईडी एक ही बार आ रहा है, तो इस ब्रांच नेम के साथ एसआईडी यूज किया, फिर इस ब्रांच नेम के साथ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी टेबल में यूनिक बन गया। तो हमें इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है, यानी कि ब्रांच और एसआईडी दोनों कॉलम्स जो है वो मिलके प्राइमरी की बनाएंगे। तो अब हम इन दोनों कॉलम्स के आगे तो प्राइमरी की लिख नहीं सकते, वो तो सिंटेक्स एरर हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एंड में मेंशन कर देंगे प्राइमरी की और उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स में दोनों कॉलम्स के नाम मेंशन कर दिए, ब्रांच कोमा एसआईडी। तो अब ब्रांच और एसआईडी दोनों को मिला के क्या बन गई हमारी प्राइमरी की, और उसे हम कंपोजिट प्राइमरी की भी कहते हैं। तो क्रिएट टेबल मेथड की हेल्प से हम इस तरीके से जो है अपनी टेबल में प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड है वो है हमारा कि अगर हम ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर चुके हैं, उसके बाद हमें टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब हम टेबल में चेंजेस कर रहे होते हैं तो वो हम करते हैं अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से, कि हमारी टेबल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है बट हम उसमें प्राइमरी की लगाना भूल गए, या इनिशियली हमें नहीं पता था कि हमें उसमें प्राइमरी की भी मेंशन करनी है, टेबल क्रिएशन के बाद हमें ये चीज पता चली। तो अगर बाद में हमें उसमें प्राइमरी की ऐड करनी है तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से करेंगे। अल्टर टेबल कमांड में हम जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, अल्टर टेबल कमांड के अंदर हम ऐड, मॉडिफाई, बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी जब हम अल्टर टेबल कमांड वाला टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ हम अल्टर टेबल कमांड का टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्राइमरी की डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइमरी की कैसे ऐड कर सकते हैं अल्टर टेबल की हेल्प से, मैं आपको सिर्फ उतना पोर्शन यहाँ पे बता रही हूँ। तो अल्टर टेबल कमांड में हमारे पास एक कीवर्ड होता है ऐड कीवर्ड, उस ऐड कीवर्ड की हेल्प से हम प्राइमरी की को अपनी टेबल में ऐड कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, ऐड प्राइमरी की और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में उस कॉलम का नाम जिसे हमें प्राइमरी की बनाना है। और इसका कंप्लीट सिंटेक्स आप देख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे अल्टर टेबल, जैसे क्रिएट टेबल लिखते थे वैसे ही क्रिएट टेबल कमांड की जगह आप कौन से कमांड लिखेंगे, अल्टर टेबल टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है हमारा कस्टमर, तो अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड प्राइमरी की और फिर राउंड ब्रैकेट्स में उस कॉलम का नाम जिसे प्राइमरी की बनाना है, यानी कि एसआईडी। तो इन दोनों तीनों मेथड्स की हेल्प से हम अपनी टेबल में प्राइमरी की जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट, बट फॉरेन की कंस्ट्रेंट को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो है प्रैक्टिकल पार्ट करके देख लेते हैं हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज कर रही हूँ। ये विंडो मैंने ओपन की हुई है, अभी तक इसमें मैंने कुछ सिर्फ इसे कनेक्ट करके लॉगिन किया है। अब यहाँ पे हम इसमें जब वर्क स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे डाटाबेस है,
इस डाटाबेस में हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो, ये कंपनी डाटाबेस क्रिएट किया था। इसके अंदर हमने टेबल क्रिएट की थी, एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ टेबल्स को एक्सपेंड करेंगे तो आपको दिख जाएगी वो, ये देखिए हमने एम्प्लॉय टेबल ईएमपी क्रिएट की थी। उसके बाद हमने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट की थी जब हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ईएमपी हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड थी, हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। हमने एक नई टेबल स्टूडेंट क्रिएट की थी और उसमें हमने जो है कंस्ट्रेंट ऐड करके देखे थे। तो अब जब हमें क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए ये एक न्यू क्वेरी का टैब है, तो हम इसे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारी जो है ये क्वेरी का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी क्वेरीज लिखते हैं। सबसे पहले हमें जिस डाटाबेस को यूज करना है, हमें उस डाटाबेस को ओपन करना पड़ेगा और उसके लिए कमांड क्या होती है, यूज कमांड। हमारे डाटाबेस का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कौन सा डाटाबेस है, कंपनी डाटाबेस। हम इसे यूज करेंगे आज भी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाटाबेस कंपनी सेमीकोलन। अब इस कमांड को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और ये इधर से आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट वाला टैब, इसे प्रेस किया तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा कंपनी डाटाबेस जो है वो ओपन हो गया है। अब हमारा जितनी भी क्वेरीज रन करेंगे वो इस डाटाबेस पे रन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम प्राइमरी की ऐड करेंगे। तो क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम हमें रखना है। टेबल का नाम मान लीजिए हम रख लेते हैं एडमिशन। ठीक है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसमें कॉलम्स के नाम देंगे। तो यहाँ हमने कॉलम का नाम दे दिया आईडी, यानी कि स्टूडेंट की जो भी आईडी है वो। इसका डाटा टाइप हम दे देते हैं इंट और इसे हम दे देते हैं प्राइमरी की। ठीक है, अब ये जो है ये हमारी क्या बन गई, प्राइमरी की बन गई। ये है हमारा फर्स्ट मेथड प्राइमरी की को क्रिएट करने का। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हमने स्टूडेंट का नाम ले लिया है। स्टूडेंट नेम को हम ले लेते हैं एस नेम से और इसका डाटा टाइप हम ले लेते हैं varchar। अब इसके बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट के फादर का नेम, इसका भी डाटा टाइप हमने ले लिया varchar। फिलहाल के लिए हम इस टेबल में सिर्फ दो ही जो है वो 3 कॉलम्स हमने इसमें ले लिए हैं। टेबल को क्लोज कर देते हैं, सेमीकोलन। अब ये कमांड जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से ये एग्जीक्यूट प्रेस किया तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ये हमारी टेबल एडमिशन भी शो होगी। इसे रिफ्रेश कीजिए यहाँ से। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमने डाटाबेसेस ओपन किया, ये कंपनी डाटाबेस, और इसमें हमने टेबल्स को चेक किया तो ये देखिए अब यहाँ पे आपको कितनी टेबल मिलेंगी, 3 टेबल। ईएमपी और स्टूडेंट टेबल पहले से थी और अब हमने एक और टेबल कौन सी क्रिएट की, एडमिशन टेबल। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी 3 टेबल्स जो हैं वो शो हो रही हैं। अगर आप एडमिशन टेबल को ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है, आईडी, एस नेम, एफ नेम, और आईडी के सामने देखिए, आईडी के सामने ये की टाइप का सिंबल बना हुआ है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारी प्राइमरी की है। साथ ही साथ ये यहाँ पे भी मेंशन्ड है कि ये जो है प्राइमरी की है, डाटा टाइप इंटीजर है और इसकी वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती। ठीक है, एस नेम और एफ नेम पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, उनकी वैल्यूज नल हो सकती हैं, उनका डाटा टाइप varchar था। अब ये था हमारा फर्स्ट मेथड टेबल में प्राइमरी की ऐड करने का। अब हम यूज करेंगे सेकेंड मेथड। तो कमांड लिखते हैं, अगेन एक क्रिएट टेबल करेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम अब हमें देना है, मान लीजिए यहाँ हम टेबल का नाम दे देते हैं क्लास। मान स्कूल अटेंडेंस हम यहाँ पे दे देते हैं टेबल का नाम। यहाँ हम 2 कॉलम्स को यूज करके मैं आपको करके दिखाऊंगी, बहुत लंबा नाम हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे अटेंडेंस के पर्पज से जो है इसे क्रिएट कर रही हूँ। मैंने टेबल का नाम सिर्फ स्कूल रखा। अब आप लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा कि मॉर्निंग में ही सभी क्लासेस में अटेंडेंस हो जाती है, उसके बाद सभी क्लासेस की अटेंडेंस रिपोर्ट जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। तो जब क्लासेस की रिपोर्ट जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस जाती है तो उस रिपोर्ट में कितने कॉलम होते हैं, एक तो क्लास का नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, क्लास। यहाँ पे हम ले लेते हैं varchar टाइप इसका। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सेक्शन होगा उसके साथ।
सेक्शन भी हम ले लेंगे वेयर केयर टाइप का। उसके बाद क्या होता है टोटल स्टूडेंट्स, कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वहां पे, ये हम ले लेते हैं इंट टाइप। उसके बाद प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे क्लास में, ये इसका डाटा टाइप भी हम ले लेते हैं इंट। और एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, अब ये देखिए यहाँ पे एब्सेंट जो है वो ब्लू कलर से लिखा आ रहा है, यानी कि एब्सेंट जो है वो कोई कीवर्ड है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉलम का नाम एब्सेंस नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लीव, कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आज लीव पर हैं। तो ये 5 जो है कॉलम्स हो गए कि क्लास नेम, उस क्लास का सेक्शन, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं और लीव पर कितने स्टूडेंट्स हैं, और ये टेबल जो है मान लीजिए हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस टेबल में मुझे बताइए हम किस कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं, क्या हम क्लास को प्राइमरी की बना सकते हैं। अब मान लीजिए 10th क्लास है, तो 10th क्लास के कई सेक्शंस होंगे, तो हर सेक्शन के लिए 10th लिखा आएगा, तो ये कॉलम तो रिपीट हो रहा है, तो ये प्राइमरी की नहीं हो सकता। अब सेक्शन वाला कॉलम है, सेक्शन वाली वैल्यूज भी रिपीट होंगी, फर्स्ट क्लास में भी सेक्शन एबीसी होंगे, सेकंड क्लास में भी सेक्शन एबीसी होंगे, थर्ड क्लास में भी, फोर्थ क्लास में भी, इस तरीके से सेक्शंस जो है वो रिपीट होंगे, तो यानी कि सेक्शन वाले कॉलम को भी हम नहीं बना सकते। टोटल स्टूडेंट को भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि 2 क्लासेस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, प्रेजेंट को भी लीव को भी, तो इसमें से हम किसी भी एक सिंगल कॉलम को जो है वो प्राइमरी की नहीं बना सकते। बट देखिए अगर हम क्लास और सेक्शन दोनों को मिला दें, फर्स्ट क्लास ए सेक्शन, क्या ये रो दोबारा रिपीट होगी, क्योंकि एक क्लास की अटेंडेंस तो एक ही बार जाएगी, तो और अगर दोबारा जा रही है तो यानी कि वो गलत है, तो हमें उस पे यही तो कंस्ट्रेंट लगाना है कि एक बार में एक ही हो, यानी कि क्लास और सेक्शन जो है वो यूनिक होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफिस में अगर एक ही क्लास की अटेंडेंस बार बार जाएगी तो वो तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, तो इसलिए हमें हर एक क्लास और सेक्शन का कॉम्बिनेशन एक ही बार चाहिए। तो हम क्लास और सेक्शन को अगर मिला दें तो वो हमारी टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। क्लास 10th सेक्शन ए एक ही बार आएगा, क्लास 12th सेक्शन ए एक ही बार आएगा, क्लास 9th सेक्शन बी एक ही बार आएगा। तो जब हम क्लास और सेक्शन का कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि हम क्लास और सेक्शन को एक साथ मिला के प्राइमरी की जो है वो बना सकते हैं। तो अब हम इन दोनों के सामने तो प्राइमरी की लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी टेबल में ऐड कर देंगे, कोमा लगाया और यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, प्राइमरी की। प्राइमरी की के साथ राउंड ब्रैकेट्स में हम उन कॉलम्स के नाम लिख देंगे। हमें क्या करना है, क्लास कोमा सेक्शन, इन दोनों कॉलम्स को मिला के हमें क्या बनाना था, प्राइमरी की। तो ये हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। अब इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ से देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी ये टेबल स्कूल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। अब आप चाहें तो उसे चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश कर दूंगी। जब तक हम रिफ्रेश नहीं करते कई बार जो है हमें चेंजेस शो नहीं हो पाते, इसलिए हम इसे यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे जब भी हमें कोई भी चेंजेस चेक करने हैं। तो यहाँ से हमने डाटाबेस ओपन किया, ये कंपनी का डाटाबेस हमने ओपन किया, इसमें हमने टेबल्स चेक की। अब जब ये एक्सपेंड होगा, ये देखिए यहाँ पे ये स्कूल टेबल भी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। आप इसे ओपन कीजिए, यहाँ पे हम कॉलम्स देखेंगे तो हमें यही 5 कॉलम मिले, क्लास, सेक्शन, टोटल, प्रेजेंट और लीव। अब यहाँ पे देखिए क्लास और सेक्शन दोनों के सामने ये की वाला सिंबल आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे प्राइमरी की हैं। दोनों में देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है दैट इज कि ये प्राइमरी की है, और दोनों ही नॉट नल होंगी, यानी कि इनमें नल वैल्यूज जो है वो एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइमरी की नल वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम टेबल के एंड में भी जो है वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो हमने अल्टर टेबल कमांड पढ़ी, हमें अगर उसे चेक करना है तो उसके लिए अगेन हम एक टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल। यहाँ पे हमें कोई भी रैंडमली सैंपल टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं। सैंपल देखिए अब ब्लू कलर से आ रहा है, यानी कि ये भी कीवर्ड है, हम इसे नहीं ले सकते। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी रैंडमली कॉलम ले लेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं नहीं तो जो हमने बुक में पढ़ी थी हम वही टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कस्टमर ले लेते हैं,
ठीक है, हमने एक कस्टमर टेबल क्रिएट की। यहाँ पे हमने SID एक कॉलम लिया जिसका डाटा टाइप हमने क्या ले लिया, इंट ले लिया। अब इसके बाद हमने एक कॉलम और हम ले लेते हैं, कस्टमर नेम हम ले लेंगे। ये हम डाटा टाइप varchar ले लेंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं कस्टमर का लास्ट नेम, तो L नेम ले लेंगे। इसमें भी हम डाटा टाइप varchar दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल जो है कंप्लीट हो गई। अब यहाँ देखिए हमने अभी एट प्रेजेंट प्राइमरी की एलोकेट नहीं की। मान लीजिए हम इस टेबल को एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ से हमने एग्जीक्यूट किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी टेबल जो है क्रिएट हो गई। अगर आपको चेक करना है, आप इस पार्ट को अगेन रिफ्रेश करके यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। ये हमने डाटाबेस ओपन किया, अगेन कंपनी, इसमें हमने टेबल्स चेक करनी है। तो ये देखिए अब आपकी कस्टमर टेबल भी यहाँ पे शो हो रही है। बट जब आप इसे ओपन करेंगे, आप देखिए इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। 3 कॉलम थे, SID नेम, L नेम, बट तीनों में से एक भी प्राइमरी की जो है वो नहीं है। अब जब टेबल क्रिएट हो चुकी है, अगर हमें उस क्रिएटेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में हमें प्राइमरी की ऐड करनी है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, अल्टर कमांड। तो हम कमांड लिखते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम, हमारी टेबल का नाम क्या था, कस्टमर। इसके बाद हम क्या करते थे, ऐड प्राइमरी की, और उसके साथ राउंड ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम दे देंगे जिसे हमें प्राइमरी की बनाना है। और ये हमारी कमांड जो है वो कंप्लीट हो गई। तो ये क्या करेगी, कस्टमर टेबल को अल्टर करेगी। कैसे अल्टर करेगी कि उसमें प्राइमरी की ऐड कर देगी। कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाएगी, SID वाले कॉलम को। तो अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑन नलेबल कॉलम इन टेबल कस्टमर। अब ये देखिए कि ये वाला जो कॉलम था, ये कॉलम हमारा जो है नॉट नल कॉलम था, यानी कि इस पे हमने कोई कंस्ट्रेंट जो है वो नहीं लगा रखा था। तो यहाँ पे जब हम अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से चेंजेस कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को प्राइमरी की बना सकते हैं जो कि नॉट नल कंस्ट्रेंट है। जब हम क्रिएट टेबल कर रहे हैं, वहां नॉट नल लिखना जरूरी नहीं है। वहां जब हमने प्राइमरी की लिखा, तो उन्होंने अपने आप ही जो है नॉट नल कंस्ट्रेंट उसमें ऐड कर दिया क्रिएशन के टाइम पे। लेकिन जब हम अल्टर कमांड की हेल्प से कर रहे हैं, तो अल्टर कमांड की हेल्प से सिर्फ जो कंस्ट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं वही ऐड होगा। तो यहाँ पे हम ऐड तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, बट प्राइमरी की के साथ साथ एक ये भी तो रिस्ट्रिक्शन होती है कि प्राइमरी की नल वैल्यूज को सपोर्ट नहीं कर सकती। और अल्टर टेबल की कमांड से ये वो काम बाय डिफॉल्ट भी नहीं कर रही। जब हमने क्रिएट टेबल में किया था, अगर आपको याद हो, ये स्कूल टेबल में जब हमने प्राइमरी की क्रिएट की, ये देखिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप कर देती हूँ। स्कूल टेबल में जब हमने प्राइमरी की क्रिएट की, क्लास और सेक्शन, हमने क्लास और सेक्शन के साथ भी नॉट नल डिफाइन नहीं किया। बट स्टिल यहाँ पे देखिए, जब हम स्कूल टेबल को ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर मैं आपको इसके कॉलम्स दिखाऊं, तो ये देखिए क्लास और सेक्शन दोनों में क्या आ रहा है, हमारा नॉट नल आ रहा है, क्योंकि क्रिएशन के टाइम वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ देखिए SID में नल वैल्यूज जो हैं वो सपोर्टेड हैं, तो इसलिए हम SID को प्राइमरी की नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम एक नई टेबल बनाते हैं। हम इसी कमांड में चेंजेस कर देते हैं। हम इसे कस्टमर 1 कर देते हैं और यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट लगा देते हैं नॉट नल। अब आप इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ कस्टमर 1 लिखा है और यहाँ मैं ये कंस्ट्रेंट इस तरीके से लगा रही हूँ नॉट नल, क्योंकि जब मैंने इस कमांड में चेंजेस कर दिए, तो मैं इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। और मैंने कमांड में चेंजेस क्यों किए, क्योंकि अगर मैं यहीं पे ये कस्टमर में ही नॉट नल ऐड करती, तो वो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी, अगेन वो हमें एरर देगा दैट customer table is already created, you can't again give a customer table creation command, क्योंकि एक टेबल ऑलरेडी उस नाम से एग्जिस्ट कर रही है, हम दोबारा से उस टेबल को क्रिएट जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, कस्टमर 1, और अब हम इसे रन करके देखेंगे। एग्जीक्यूट क्वेरी, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, एक टेबल कस्टमर 1 हमारी एग्जिस्ट कर रही होगी। ये डाटाबेस हमने ओपन किया, यहाँ से कंपनी वाला डाटाबेस में हम वर्क कर रहे थे, ये टेबल्स ओपन की, तो यहाँ देखिए कस्टमर 1 नाम से ये टेबल जो है एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके अगर हम कॉलम्स चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए
SIID जो है वो इंटीजर टाइप का कॉलम है और उसकी वैल्यूज जो है वो नॉट नल होंगी, यानी कि इस पे हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है लगाया था तो वो एप्लीकेबल हो गया है। SID की वैल्यू जो है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। अब इसमें हम अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से जो है वो प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ अल्टर टेबल कमांड लगाएंगे। अल्टर टेबल, टेबल का नाम हमारा क्या था, कस्टमर 1। इसके बाद ऐड प्राइमरी की, और प्राइमरी की के साथ ब्रैकेट में हम उस कॉलम का नाम देंगे जिसे हमें प्राइमरी की बनाना है। अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाली कमांड है हमारी, इसे हमने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि कस्टमर 1 में जो है वो प्राइमरी की ऐड हो गई है। अब हम इसे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि क्या कस्टमर 1 वाली टेबल में हमारी प्राइमरी की ऐड हुई। हमने यहाँ से डाटाबेस ओपन किया, कंपनी वाले डाटाबेस को ओपन किया, टेबल्स पर गए, वहां पे हमने कस्टमर 1 में चेंजेस किए थे तो कस्टमर 1 को ओपन किया और ये कॉलम्स, ये देखिए अब यहाँ पे SIID के सामने ये की का सिंबल बना रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे ये PK भी लिखा रहा है। PK स्टैंड्स फॉर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, क्योंकि यहाँ पे नॉट नल था तो यहाँ पे ये प्राइमरी की जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गई। तो इस तरीके से हम, अगर हमारी टेबल में कोई नॉट नल कंस्ट्रेंट है तो हम उसे प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारी टेबल में कोई नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं है तो हम अल्टर टेबल की कमांड से प्राइमरी की ऐड नहीं कर सकते। तो पहले हमें अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से जो है कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा नॉट नल, उसके बाद जो है हम प्राइमरी की को ऐड कर पाएंगे। तो इसके साथ ही हमने प्राइमरी की को क्रिएट करने के सारे मेथड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है। हम जब दो टेबल्स किसी कॉमन फील्ड के थ्रू, किसी कॉमन कॉलम या किसी कॉमन एट्रीब्यूट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं तो उन पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो एप्लीकेबल होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है ऐसे रूल्स होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि दो टेबल्स के बीच का रिलेशन जो है वो वैलिड रिलेशन हो और कोई भी यूजर जो है एक्सीडेंटली उन रिलेटेड टेबल्स के डाटा को डिलीट या चेंज ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन RDBMS टेबल रेफरेंसेस वन अनदर थ्रू कॉमन फील्ड्स, जो टेबल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉमन फील्ड्स की हेल्प से जो है वो कनेक्टेड होती हैं। एंड टू एंश्योर वैलिडिटी ऑफ रेफरेंसेस, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज एनफोर्स्ड। और जब दो टेबल्स आपस में कॉमन फील्ड्स की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं तो उनके रेफरेंसेस की वैलिडिटी को एंश्योर करने के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो लगाते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, वो एक रूल्स का सेट है that a DBMS uses, जिसे DBMS यूज करता है ये इंश्योर करने के लिए that relationship between records in the related tables are valid, कि जो टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं उनके बीच का रिलेशन जो है वो एक वैलिड रिलेशन हो। and that user don't accidentally delete और change the related data, और कोई भी यूजर जो है वो एक्सीडेंटली किसी भी तरह के डाटा को डिलीट या चेंज जो है वो ना कर पाए। अब क्योंकि जब हमारे पास कोई भी रिलेटेड डाटा होता है तो वो दोनों टेबल्स में एग्जिस्टिंग जो है होना चाहिए। एक टेबल से डिलीट हो गया, दूसरी टेबल में है, एक टेबल, दो टेबल में सेम नाम था, हमने चेंजेस करते टाइम सिर्फ एक टेबल में नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी, दूसरे में नहीं की, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसलिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या करता है कि वो रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ना तो डिलीट करने देता है और ना ही चेंज करने देता है। ऑल्दो हमारे सिलेबस में ये चीज इंक्लूडेड नहीं है, बट आगे बड़ी क्लासेस में जाके आप ये भी पढ़ोगे कि अगर हमें रिलेटेड डाटा को चेंज या डिलीट करना है तो उसके कौन से तरीके होते हैं, कि अगर हमें रिलेटेड डाटा को डिलीट करना है तो उसे एक साथ सारी टेबल्स से डिलीट करेंगे ताकि जो कंसिस्टेंसी है डाटा की वो बनी रहे। अगर चेंजेस भी करने हैं तो इस तरीके से करेंगे कि जहां जहां वो रिलेटेड डाटा स्टोर्ड है वो सारी जगह एक साथ चेंजेस अप्लाई हो जाए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज एंश्योर्ड थ्रू द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को किसकी हेल्प से हम अप्लाई करते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट की हेल्प से। दिस इज इम्प्लीमेंटेड एज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, और इसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये हम अभी आगे देखते हैं।
whenever two tables are related by a common column or set of column, जब भी कोई दो tables जो हैं वो common columns की help से connected होती हैं, then the related columns in the parent table or primary table should be either declared as primary key और द यूनिक की। ठीक है, यानी कि जो टेबल हमारी मेन टेबल है प्राइम, अब जो दो टेबल आपस में कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली उन दो टेबल्स में से एक मेन टेबल होगी और दूसरी जो है वो कनेक्टेड टेबल होगी। तो जो मेन टेबल है उसमें वो कॉलम हमारा या तो प्राइमरी की होना चाहिए या फिर यूनिक की होना चाहिए, जिस कॉलम की हेल्प से हम उन टेबल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी कॉमन फील्ड थी वो हमारी मेन टेबल में क्या बनेगी, या तो प्राइमरी की या फिर यूनिक की, अदरवाइज तो हम टेबल्स कनेक्ट नहीं कर सकते। और जो हमारी सेकेंड टेबल होगी उसमें वो रिलेटेड कॉलम जो है, आप चाइल्ड टेबल कहो या रिलेटेड टेबल कहो, जो भी हमारी सेकेंड टेबल है उसमें उस रिलेटेड कॉलम को हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट की हेल्प से जो है स्टोर करेंगे, यानी कि दोनों टेबल में उस कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगा होगा, मेन टेबल में उस पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होगा और रिलेटेड टेबल में उस पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो टेबल्स हैं, फर्स्ट टेबल है हमारी कस्टमर और सेकेंड टेबल है हमारी ऑर्डर्स। अब कस्टमर के वाली टेबल में हमारे पास तीन कॉलम है, कस्टमर नेम, उसका कस्टमर की आईडी, उसका फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम, ये तीन कॉलम थे। यहाँ पे हमने कस्टमर की आईडी को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने कस्टमर के ऑर्डर्स जो हैं वो स्टोर किए। जब हमने कस्टमर के ऑर्डर्स स्टोर किए तो उस टेबल में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, किस डेट को वो ऑर्डर हुआ तो वो ऑर्डर डेट है, कितनी अमाउंट का ऑर्डर है ये है। लेकिन अब इन तीनों की हेल्प से, ठीक है, ऑर्डर टेबल में हमने ऑर्डर की आईडी, डेट और अमाउंट तो लिख दिया, लेकिन अगर हमने कस्टमर की कोई भी डिटेल यहाँ नहीं डाली तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर जो है वो किस कस्टमर का है। हमें तो इसे कस्टमर टेबल से किसी न किसी कॉलम की हेल्प से ही तो किसी न किसी कॉलम की हेल्प से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी ऑर्डर आईडी या कौन सा ऑर्डर जो है वो किस कस्टमर का है। तो अब इसे कस्टमर टेबल से जब कनेक्ट करना है तो हम कस्टमर टेबल का कौन सा कॉलम यूज करेंगे इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए। अगर हम फर्स्ट नेम यूज कर लेते मान लो, तो क्या सब कस्टमर का नाम यूनिक होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ कस्टमर टेबल में तीन कस्टमर ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो निखिल है। तो जब हम यहाँ पे ऑर्डर्स में अगर हमने फर्स्ट नेम ही यूज किया होता कनेक्शन के लिए, तो यहाँ जब भी निखिल आता तो हमें कैसे पता चलता कि ये कौन से वाले निखिल का ऑर्डर है। हमारे पास तो तीन तीन कस्टमर है निखिल नाम के। सिमिलरली अगर आपने लास्ट नेम की हेल्प से कनेक्ट किया होता तो मान लीजिए हमारे पास लास्ट नेम जो है वो अग्रवाल है, तो जब भी यहाँ पे लास्ट मतलब 5-6 कस्टमर ऐसे हैं जिनका सरनेम जो है वो अग्रवाल था, तो जब भी ऑर्डर्स में यहाँ पे लास्ट नेम की वैल्यू अग्रवाल होगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन से अग्रवाल का ऑर्डर है। तो इसलिए हमें कोई ऐसा कॉलम यूज करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आपके कस्टमर टेबल में यूनिक हो, और यूनिक वैल्यू जो होती है वो या तो तब होती है जब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा हो या फिर तब होती है जब यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा हो। तो हमारी कस्टमर टेबल में हमारे पास प्राइमरी की कंस्ट्रेंट था एसआईडी, तो हमने इसलिए एसआईडी वाले कॉलम को जो है वो यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज किया। इस टेबल में हमने उसका नाम क्या लिख लिया, कस्टमर एसआईडी। जब हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पढ़ा था स्टार्टिंग में, वहां अगर जब आपने रूल्स पे ध्यान दिया हो, मैंने आपको बताया भी था कि नाम जो है वो दोनों टेबल्स में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉलम का डाटा टाइप जो है वो दोनों टेबल्स में सेम रहेगा क्रिएशन के टाइम पे। तो इस तरीके से हमने कस्टमर टेबल के एसआईडी कॉलम को ऑर्डर्स वाली टेबल में क्या बना दिया, फॉरेन की बना दिया। अब इस कंस्ट्रेंट को हम कमांड्स की हेल्प से, क्वेरी की हेल्प से कैसे क्रिएट करते हैं। In the above example, customer SID column in the orders table is a foreign key pointing to the SID columns in the customer table. ठीक है, just like primary key, foreign key can also be created in two ways, through create table and alter table. प्राइमरी की तरह ही फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी जो है वो क्रिएट टेबल कमांड की हेल्प से भी ऐड हो जाता है और अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से भी ऐड जो है हो सकता है। नाउ सबसे पहले हम क्रिएट टेबल की हेल्प से करके देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से उसे क्रिएट करके देखेंगे। In create table command, you can add foreign keys definition through the following syntax. अब जितने भी अभी तक आपने कंस्ट्रेंट पढ़े, अभी तक आप 5 कंस्ट्रेंट्स पढ़ चुके हो।
नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक और प्राइमरी की। ये 5 कंस्ट्रेंट आपने पढ़े हैं। पांचों का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर था और सिर्फ आपको कंस्ट्रेंट का नाम यूज करना था, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना था। बट फॉरेन की कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स जो है थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। फॉरेन की कंस्ट्रेंट के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट का नाम लिखेंगे बाकी सबकी तरह, डेट इज फॉरेन की। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में हम उन कॉलम्स को मेंशन करेंगे जिसे हम फॉरेन की बना रहे हैं, चाहे वो एक कॉलम है या मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो राउंड ब्रैकेट्स में हमने फॉरेन उन कॉलम्स का नाम लिख दिया। इतना पार्ट तो प्राइमरी की तरह हो गया। आप प्राइमरी की भी ऐसे ही लगाते थे, पहले प्राइमरी की लिखा, फिर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखा जिसे प्राइमरी की बनाना है। बट जब हमने फॉरेन की लगाया तो ये तो पता चल गया कि ये वाला जो कॉलम है हमारा, ये हमारी टेबल की फॉरेन की है। बट ये हमें किस दूसरी टेबल से कनेक्ट कर रहा है, ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। फॉरेन की तो है, बट फॉरेन की का काम क्या होता है कि इस टेबल को किसी दूसरी टेबल से कनेक्ट करना। तो ये किस दूसरी टेबल से हमें कनेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम मेंशन क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे रेफरेंसेस, यानी कि जिसे रेफरेंस, इसका मतलब है रेफरेंस कर रहा है। किसे रेफरेंस कर रहा है, उस टेबल का नाम, यानी कि वो टेबल जिसे हम अपनी टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं उसे हम मास्टर टेबल बोलेंगे। तो यहाँ पे उस टेबल का नाम, और ब्रैकेट्स में हम प्रोवाइड करेंगे कि उसके कौन से कॉलम से हम कनेक्टेड है, यानी कि उस टेबल की जो भी प्राइमरी की होगी उसे हम लिखेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए सिंटेक्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे शायद इतना क्लियर ना हुआ हूँ। देखिए पहले हमने ऑर्डर टेबल जब कस्टमर टेबल हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे ऊपर। यहाँ पे आपने जब प्राइमरी की क्रिएट की थी, ये देखिए प्राइमरी की वाले केस में हम ऑलरेडी जो है इधर इसमें प्राइमरी की ऐड कर चुके थे। एसआईडी हमारी कस्टमर टेबल भी क्रिएटेड है, इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, उसके बाद हम चारों कॉलम्स मेंशन करेंगे। अब इस क्रिएट टेबल ऑर्डर में हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स थे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी और अमाउंट, ये चारों कॉलम्स हमारे पास थे। तो हमने चारों कॉलम उनके डाटा टाइप जो है मेंशन कर दिए। इस टेबल में भी यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी की ऐड कर दी है। ऑर्डर आईडी को इस टेबल का प्राइमरी की बना दिया है, क्योंकि हर ऑर्डर की आईडी जो है वो यूनिक होती है, कभी भी रिपीट नहीं होती। बट प्राइमरी की बनाओ ना बनाओ वो हमारी चॉइस है, हमारा फोकस फिलहाल किस पे है, फॉरेन की, और जरूरी नहीं है हम हर टेबल में प्राइमरी की बनाएं। अब फॉरेन की कैसे बनाएंगे, हमें इस टेबल के कौन से कॉलम को फॉरेन की बनाना है, ये कस्टमर आईडी वाले कॉलम को फॉरेन की बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉरेन की, ब्रैकेट में हमने कॉलम का नाम लिखा कस्टमर एसआईडी, रेफरेंसेस यानी कि जिस टेबल को रेफरेंस करेगा उससे बिलोंग करने के लिए हमने कीवर्ड क्या लिखा, रेफरेंसेस, कस्टमर टेबल, दूसरी टेबल जिससे हम कनेक्ट कर रहे थे उसका नाम क्या था, कस्टमर, और उसका कौन सा कॉलम है जो हमारे कस्टमर एसआईडी में आ रहा है, एसआईडी कॉलम। ठीक है, तो फॉरेन की, जिस कॉलम को फॉरेन की बनाया है उसका नाम, रेफरेंसेस, उस टेबल का नाम जिससे कनेक्ट कर रहे हैं, उस कॉलम का नाम जिससे हेल्प से हमने कनेक्ट किया है। तो ये होता है हमारा फॉरेन की का जो प्रॉपर मेथड होता है उसका सिंटैक्स। अब इसके बाद अगर हम मान लीजिए क्रिएट टेबल के टाइम पे फॉरेन की लगाना भूल गए, हमने क्रिएशन के टाइम पे फॉरेन की क्रिएट नहीं की, हमें बाद में ध्यान आया या ऑलरेडी हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल है, हम उसमें फॉरेन की क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड क्या होता है, अल्टर टेबल मेथड। अल्टर टेबल का सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम होगा जो हमने पहले पढ़ा था, अल्टर टेबल टेबल नेम। जो अल्टर टेबल का सिंटैक्स है वो हमने लिखा पहले अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद ऐड कीवर्ड की हेल्प से हम कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे। हमने लिखा ऐड, हमें कौन सा कंस्ट्रेंट ऐड करना है, फॉरेन की, तो जो फॉरेन की का पूरा सिंटैक्स था अब इसके आगे हम वो लिख देंगे, दैट इज फॉरेन की, उस कॉलम का नाम जिसे फॉरेन की बनाना है, रेफरेंसेस, उस टेबल का नाम जिससे कनेक्ट कर रहे हैं, और ब्रैकेट में उस टेबल की प्राइमरी की। तो इस पूरे की हेल्प से जो है हम अपनी टेबल में फॉरेन की को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ऑर्डर टेबल क्रिएट कर ली और क्रिएशन के टाइम पे हम उसमें फॉरेन की देना भूल गए, तो उसके बाद उसमें फॉरेन की को ऐड करने का तरीका क्या होता है, अल्टर टेबल ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर्स वाली टेबल को हम अल्टर कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, ऐड फॉरेन की कस्टमर एसआईडी, रेफरेंसेस कस्टमर एसआईडी की, हमने उसमें फॉरेन की ऐड कर दी कि उस टेबल का जो कस्टमर एसआईडी कॉलम है वो फॉरेन की बन जाए और वो कस्टमर टेबल के एसआईडी कॉलम से
लिंक हो जाए। यहाँ पे रेफरेंसेस के स्पेलिंग ध्यान से देखना, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपको वो सिंटैक्स एरर जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम एक बार इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर 1 नाम से एक टेबल है, जिसमें हमने क्या किया था, एसआईडी को इधर हमने एसआईडी को प्राइमरी की बना दिया था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक टेबल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल ऑर्डर, अब ऑर्डर टेबल में हमने यहाँ पे ले लिया ऑर्डर आईडी, इंटीजर टाइप का ले लिया हमने इसे, इसको हम प्राइमरी की भी बना देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने ले लिया था और डेट ऑर्डर की जो भी थी, इसे हम डेट टाइप का ले लेंगे। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमने लिया था किस अमाउंट का है हमारा ऑर्डर, तो अमाउंट, और इसका टाइप हमने ले लिया इंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कस्टमर आईडी को लेना है, तो यहाँ पे हमने ले लिया कस्ट आईडी। ठीक है, ये हमने उसका नाम रखा, ये हमारी इंटीजर टाइप की होगी। अब हमें क्या करना है, हमें इसे फॉरेन की बनाना है। ठीक है, तो फॉरेन की बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंटेक्स क्या यूज करेंगे, अगर हम क्रिएट टेबल में फॉरेन की ऐड कर रहे हैं तो हम सिंपली लिख देंगे फॉरेन की, और ब्राउन ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जिसे हमें फॉरेन की बनाना है। हमें कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाना है, तो हमने यहाँ कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रेफरेंसेस कीवर्ड। रेफरेंसेस कौन सी टेबल को ये रेफरेंस कर रहा है, कस्टमर 1 को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कस्टमर में हम प्राइमरी की ऐड नहीं कर पाए थे, ये वाली कमांड हमारी फेल हो गई थी, क्योंकि इसमें ये एसआईडी कॉलम जो था वो नल था, तो इसलिए हमने कस्टमर 1 नाम से टेबल क्रिएट की थी। तो हम इसे कौन सी टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर 1, और कस्टमर 1 के कौन से कॉलम से इससे कनेक्ट कर रहे हैं, एसआईआईडी। कमांड को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। सॉरी, ये हमने सिंटैक्स देखिए गलत कर दिया। ये हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट अभी कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम टेबल कमांड को क्लोज करेंगे, क्रिएशन वाली, और इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, अब रन करेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारा जो कमांड थी वो सक्सेसफुली रन हो गई, यानी कि ऑर्डर टेबल क्रिएट हो गई, उसमें हमारी फॉरेन की भी क्रिएट हो गई। अब उसे हमें चेक करना है। ये देखिए, फिलहाल आपको यहाँ पे कोई भी टेबल जो है नहीं दिख रही होगी ऑर्डर्स के नाम की, तो हम क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश कर लेंगे। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑर्डर नाम से एक टेबल मिलेगी। कंपनी डाटाबेस को ओपन किया, इसके बाद हमने यहाँ टेबल्स ओपन किया, तो ये देखिए अब हमें यहाँ पे ऑर्डर नाम से टेबल दिखाई दे रही है। इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे इसके कॉलम्स चेक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम थे, 4 कॉलम थे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट और कस्टमर आईडी, वही चारों यहाँ पे हैं। ये देखिए की का सिंबल, अब जो प्राइमरी की होती है उसके लिए ये इस तरीके से की बन के आती है, और फॉरेन की के लिए जो की का सिंबल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और व्हाइट कलर का होता है। प्राइमरी की के लिए ब्लैक कलर का है, और जो है डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है एफ के स्टैंड्स फॉर फॉरेन की कंस्ट्रेंट, और इसका डाटा टाइप जो है इंट है। तो यहाँ ये आपकी ऑर्डर टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई, उसमें कस्टमर आईडी कॉलम जो है वो क्रिएट हो गया है। तो आई होप ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी कि फॉरेन की जो है वो हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको ऑल्टर टेबल की हेल्प से करके देखना है तो हम एक दूसरी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। पहले मान लीजिए, पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, ऑर्डर 1, क्रिएट टेबल ऑर्डर 1। अब यहाँ पे भी हम यही 4 डाटा टाइप ले लेंगे। मान लीजिए हमने ऑर्डर की आईडी ले ली, इंट टाइप की ले ली, इसमें हम प्राइमरी की नहीं बना रहे, इसे हमने ऑर्डर डेट ले ली। ऑर्डर डेट जो है वो डेट टाइप की हो जाएगी आपकी। अमाउंट आप ले लेंगे,
इंटीजर टाइप ले लिया हमने अमाउंट के लिए। इसके बाद हमें कस्टमर आईडी लेनी है। कस्टमर आईडी हमने इंटीजर टाइप की ले ली, ठीक है। इसके साथ हमने टेबल को क्लोज कर दिया और इस कमांड को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया। अब जब हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, कमांड हमारी सक्सेसफुली रन हो गई। ना हमने इसमें प्राइमरी की ऐड की, ना हमने इसमें फॉरेन की ऐड की, ठीक है। अब हमें ये लगा कि हमें तो इसमें कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाना था, क्योंकि ये कस्टमर आईडी तो कस्टमर 1 वाली टेबल से रिलेटेड है। तो अब हमें अगर इसमें फॉरेन की ऐड करना है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से कर देंगे। अगर आपको ये एक बार वेरीफाई करना है तो मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ। ये डाटाबेसेस ओपन किया, यहाँ से कंपनी डाटाबेस को ओपन किया, ये टेबल्स ओपन की। यहाँ पे आप देखिए ये ऑर्डर 1 हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। इसमें हमारे पास यहाँ 4 कॉलम है, आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट, कस्टमर आईडी। बट चारों को देखिए, चारों पे सिर्फ ये टैबुलर सिंबल आ रहा है, किसी पे भी की का सिंबल नहीं आ रहा, क्योंकि ना प्राइमरी की है ना फॉरेन की है। तो अब हम यहाँ पे अल्टर टेबल कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। अल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है हमारा, ऑर्डर 1। इसमें क्या चेंजेस करने हैं, ऐड फॉरेन की, एफ। किस कॉलम को फॉरेन की बनाना है, कस्टमर आईडी को फॉरेन की बनाना है। कौन सी टेबल को रेफरेंस कर रही है ये, रेफरेंसेस कस्टमर 1, और कस्टमर 1 के किस कॉलम से बिलोंग करती है, SIID। तो ये हमारी कमांड कंप्लीट हो गई। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये कस्टमर आईडी वाले कॉलम के सामने जो है हमारा फॉरेन की वाला सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि हमारे जो टेबल थी ऑर्डर 1 उसमें सक्सेसफुली हमने फॉरेन की को ऐड कर दिया। तो आप क्रिएट टेबल के टाइम भी ऐड कर सकते हैं फॉरेन की को, और क्रिएशन के बाद अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से भी उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट हो गया। इसके साथ साथ हमने 6 के 6 कंस्ट्रेंट जो है कंप्लीट कर लिए हैं, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक, यूनिक, प्राइमरी की और फॉरेन की। अब अभी तक हमने जितने भी कंस्ट्रेंट पढ़े वो सारे हमने कॉलम्स पे अप्लाई किए, ठीक है। हालांकि मैंने आपको टेबल कंस्ट्रेंट का भी एक एग्जांपल करके दिखा दिया है, बट वहां हमने बताया नहीं था। कॉलम कंस्ट्रेंट, जो जब भी हम कोई भी कंस्ट्रेंट किसी एक सिंगल कॉलम पे लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉलम कंस्ट्रेंट। बट जब हम एक से ज्यादा कॉलम्स पे एक साथ कंस्ट्रेंट लगाते हैं, जैसे कि हमने प्राइमरी की वाला देखा था कि जिस केस में हमने स्कूल की अटेंडेंस लिखी हुई थी, वहां पे हमने क्लास और सेक्शन को एक साथ ज्वाइन करके जो है प्राइमरी की बनाया था। तो यानी कि वहां हमने 2 कॉलम्स को एक ही कंस्ट्रेंट के अंदर यूज किया था। तो उस तरह के कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं टेबल कंस्ट्रेंट, ठीक है। When a constraint is to be applied on a group of columns of the table, जब हम टेबल के कॉलम्स के ग्रुप पे कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेबल कंस्ट्रेंट, ठीक है। अ टेबल कंस्ट्रेंट अपीयर इन द एंड ऑफ द टेबल डेफिनेशन। अब क्योंकि हम ग्रुप ऑफ कॉलम्स पे एक साथ कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कॉलम के नाम के आगे तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कॉलम के नाम के आगे लिखोगे तो सिंगल कॉलम पे हो जाएगा। हमें तो मल्टीपल कॉलम्स पे एक साथ लगाना है। तो टेबल कंस्ट्रेंट जो है वो हमेशा टेबल के लास्ट में जो है ऐड होते हैं। वहां पे भी हमने प्राइमरी की जो है टेबल के लास्ट में ऐड की थी जब हमने क्लास और सेक्शन को प्राइमरी की बनाया था। फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट combination of I code and description of table items to be unique, you may write it as follows। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कि ये टेबल आइटम्स हमने क्रिएट की है, ठीक है। इस टेबल आइटम्स में हमारे पास 4 कॉलम है, आइटम्स का कोड है, उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका रोल है और उनका QOH जो है वो स्टोर हमने किया हुआ है। अब मान लीजिए इस टेबल पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि आई कोड और डिस्क्रिप्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो हर एंट्री के लिए यूनिक होना चाहिए। यानी कि जब आई कोड और डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम्स को आप एक साथ डिस्प्ले करो तो कोई भी एंट्री जो है वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। हर
रो में आई कोड और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए। तो अब आपको इन दोनों पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है, तो अलग अलग तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर अलग अलग लगाओगे तो आई कोड की वैल्यूज भी यूनिक होंगी और डिस्क्रिप्शन की वैल्यूज भी यूनिक होंगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको इनका कॉम्बिनेशन यूनिक चाहिए। तो हमने क्या किया, टेबल के लास्ट में यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया, यूनिक आई कोड कोमा DESCP। ठीक है। सिमिलरली चेक कंस्ट्रेंट अगर हमें किसी एक कॉलम पे लगाना होता था, जैसे जब हमने ये चेक कंस्ट्रेंट पढ़ा, हमने चेक किया था कि हमारी वैल्यूज जो है वो 0 से ग्रेटर हों या वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में ना हो, इस तरीके से। बट अगर इसी टेबल के दो कॉलम्स पे आपस में कंस्ट्रेंट लगाना है, कि यहाँ पे ये देखिए इन्होंने कंस्ट्रेंट क्या लगाया कि ROL की वैल्यू जो है वो हमेशा QOH से कम होनी चाहिए। तो दो कॉलम्स पे कंडीशन लगा रहे हैं एक साथ, तो यहाँ पे भी चेक कंस्ट्रेंट जो है वो लास्ट में मेंशन किया, दैट चेक ROL लेस देन QOH। तो इस केस में हमारे टेबल में जब भी हम कोई भी एंट्री करेंगे, अगर हमने ROL की वैल्यू QOH से लेस एंटर की है तो वो रो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी, अदरवाइज जो है हमारा इंसर्शन फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम मल्टीपल कॉलम्स पे एक साथ कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो उस तरीके के कंस्ट्रेंट को हम क्या बोलते हैं, टेबल कंस्ट्रेंट बोलते हैं। The above statement ensure that combination of I code and DESC in each row must be unique, कि हर रो में I code और DESC का कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक होना चाहिए। A constraint applied on one column, for example, not null with a column definition is known as column constraint। अब यहाँ देखिए ये not null constraint जो है वो इंडिविजुअल कॉलम्स पे लगा हुआ है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। और यहाँ पे ये चेक और यूनिक जो है हमने मल्टीपल कॉलम्स पे लगाए हैं, तो ये दोनों हमारे क्या बन गए, अब टेबल कंस्ट्रेंट बन गए। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा कॉलम कौन सा कंस्ट्रेंट कॉलन कंस्ट्रेंट होता है और कौन सा कंस्ट्रेंट टेबल कंस्ट्रेंट होता है, ये डिपेंड करता है कि हमने उसे अप्लाई कैसे किया है। यूनिक और चेक कंस्ट्रेंट हमारे कॉलम कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं जब हम उन्हें कॉलम के आगे मेंशन करते हैं, और ये हमारे टेबल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं जब हम इन्हें मल्टीपल कॉलम्स पे लगाते हैं। तो आई होप टेबल कंस्ट्रेंट सबको समझ आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हमने कोई टेबल क्रिएट कर रखी है, हमें उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेक करना है, तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। टेबल के स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, अब मान लीजिए 4-5 दिन पहले हमने कोई टेबल क्रिएट की थी, एट प्रेजेंट हमें अब आज हमें उस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए उस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं और हर कॉलम का डाटा टाइप क्या है। बट अब 5 डेज पहले आपने टेबल क्रिएट की थी, तो इट में भी पॉसिबल कि अब तक आपको कॉलम नेम्स एग्जैक्टली ध्यान ना हो या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर इंसर्शन में आपकी मिस्टेक हो, उससे बेटर है कि आप पहले ही एक बार जो है स्ट्रक्चर चेक कर लो कि टोटल कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के नाम क्या हैं और किस कॉलम का क्या डाटा टाइप है। तो उसके लिए हम टेबल का स्ट्रक्चर व्यू करते हैं और वो हम डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से करते हैं। बट ये डिस्क्राइब कमांड जो है MySQL में होती है, और मैं आपको जो प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट से SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रही हूँ और वो DESC कमांड को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि उसमें ये कमांड जो है वो हमें एरर दे देती है। बट अगर आप MySQL सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप इस तरीके से कोई भी कमांड, या तो आप DESC उसके साथ टेबल का नेम मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट लिख सकते हैं डिस्क्राइब और उसके साथ टेबल का नाम जो है मेंशन कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से डिस्क्राइब या डिस्क कमांड को लिखेंगे तो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा कि उस टेबल में कौन कौन से कॉलम है और हर कॉलम का क्या डाटा टाइप है। ठीक है। अब इसके बाद है इंसर्टिंग डाटा इनटू अनदर टेबल। हमने इंसर्ट कमांड कल ऑलरेडी पढ़ ली थी, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें, कि हम टेबल में डाटा जो है कैसे ऐड करते हैं इंसर्ट कमांड की हेल्प से। हमने ये भी पढ़ा था कि हम चाहें तो टेबल के नाम के साथ सारे कॉलम्स के नेम मेंशन करके डाटा ऐड करें, या फिर विदाउट कॉलम नेम्स लिखे हम वैल्यूज ऐड करें। और अगर हम टेबल के सारे कॉलम्स में वैल्यू नहीं ऐड करना चाहते, सिर्फ 2-3 कॉलम्स में ही ऐड करनी है, तो वो भी हम कैसे कर सकते थे, या आई थिंक हमने वीडियो के सेकंड या थर्ड पार्ट में जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। बट अगर हमारे पास एक टेबल है, उसमें ऑलरेडी डाटा स्टोर्ड है, अब हम एक नई टेबल हमने बनाई और उस टेबल में हमें अपनी पुराने वाली टेबल का ही डाटा कॉपी करना है,
तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है और हमें उसी टेबल की कुछ रोज चाहिए तो हम क्यों बार बार इंसर्ट कमांड को रन करें। हम डायरेक्टली उस टेबल से डाटा को कॉपी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका मेथड देखते हैं। You already know that data is added to tables using insert into command। ये कमांड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। insert into table name, वैल्यूज और वैल्यूज के साथ हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में प्रोवाइड कर देंगे सारी वैल्यूज जितनी भी हमारे टेबल में कॉलम्स हैं। उसके बाद हमारा दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है, that insert into table name, और टेबल नेम के साथ जो है हम सारे कॉलम्स को अप्लाई करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स जो हैं वो आ रहे हैं। अब यहाँ हमने इधर 3 ही कॉलम्स मेंशन किए तो हमने वैल्यूज में भी 3 ही कॉलम्स की वैल्यूज जो है दी है। ये एम्प्लॉय टेबल हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास 5 कॉलम थे कि एम्प्लॉय का कोड, उसका नाम, उसका जेंडर, उसकी ग्रेड जो थी और उसकी ग्रॉस सैलरी। ये 5 कॉलम्स हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में थे। तो अगर हम यहाँ टेबल नेम के साथ जो है कॉलम नेम्स मेंशन नहीं करते, उस केस में हमें यहाँ वैल्यूज के साथ जो है सारे कॉलम्स की वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, अदरवाइज वो हमें एरर प्रोवाइड करेगा। बट अगर हमने टेबल नेम के साथ कॉलम्स के नाम लिख रहे हैं, उस केस में हम जितने कॉलम्स के नाम यहाँ मेंशन करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उतने ही कॉलम्स की वैल्यू यहाँ वैल्यूज में प्रोवाइड करेंगे और ये वैल्यू हमारी टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। और बाकी जो रिमेनिंग कॉलम है उसमें क्या चला जाएगा, नल वैल्यू। अब इस केस में देखिए एम्प्लॉय कोड हमने दे दिया, एम्प्लॉय का नाम हमने दे दिया, उसका जेंडर हमने दे दिया, बट ग्रेड और ग्रॉस के लिए हमने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी। तो ग्रेड कॉलम में और ग्रॉस कॉलम में जो है वो क्या स्टोर हो जाएगा, नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, बट ये तो जो हमारा मैनुअल मेथड था एक एक रो इंसर्ट करने का, वो हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड होता है वो क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल क्रिएटेड है, उस टेबल की हेल्प से हमें दूसरी टेबल में डाटा इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मेथड जो है वो देखिए, इंसर्ट कमांड का फर्स्ट पोर्शन तो जो है वो सेम रहेगा, दैट इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इतना पोर्शन जो है वो सेम रहेगा। इसके बाद वाला जो है वो चेंज हो जाएगा। Insert command can also be used to take or derive values from one table and place them in another by using it with a query। यानी कि insert command हम एक और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हम एक टेबल से वैल्यूज लेके उन्हें किसी दूसरी टेबल में प्लेस कर दें with the help of query। To do this, simple replace the value clause with the appropriate query as shown in the insert into branch 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल ब्रांच 1 जो है वो हमने क्रिएट की हुई है जिसमें हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। बट इंसर्ट इनटू ब्रांच 1 तो लिखा, इसके बाद हम क्या लिखते थे, जनरली हमारा इंसर्ट का सिंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। ठीक है, अब इंसर्ट इनटू टेबल नेम वाला पार्ट तो हमने सेम रखा, बट वैल्यूज क्लॉज की जगह हमने क्या लिख दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच 2 वेयर ग्रॉस ग्रेटर देन 7000। यानी कि जो ब्रांच 2 टेबल है उसमें जिन जिन की ग्रॉस जो है वो 7000 से ज्यादा है, वो सारी रोज जो हैं वो किसमें इंसर्ट हो जाएं, ब्रांच 1 में इंसर्ट हो जाएं। इट विल extract all the rows from branch 2 that have gross more than 7000। यानी कि इस कमांड से क्या होगा कि ब्रांच 2 वाली टेबल में जिनकी भी ग्रोस 7000 से ज्यादा है वो सारी रोज एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी एंड इंसर्ट दिस प्रोड्यूस्ड रिजल्ट इनटू टेबल ब्रांच 1। और ये जो एक्सट्रैक्टेड रिजल्ट होगा इसे वो किसमें इंसर्ट कर देगा, ब्रांच 1 में। बट फॉर अबव कमांड टू वर्क, table namely branch 1 must be an existing table of a database। तो यहाँ पे जो भी not just branch 1 और branch 2 दोनों ही tables जो है वो हमारे database की existing tables जो है वो होनी चाहिए। तो एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो थी लास्ट वीडियो में हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट की थी, पहले मैं आपको उसका डाटा एक बार दिखा देती हूँ। अब अगर हम 2 टेबल्स क्रिएट करेंगे, वैल्यूज एंटर करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम उस टेबल को यहाँ पे यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। हमने ईएमपी टेबल क्रिएट की थी, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए ये ईएमपी टेबल थी जो हमने कल क्रिएट की थी लास्ट वीडियो में। अब मैं इससे एक बार डिस्प्ले करवा देती हूँ, एग्जीक्यूट।
तो ये देखिए, ये हमारे एम्प्लॉय टेबल में 4 कॉलम्स थे, एम्प्लॉय कोड, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि इस वाली में हमने 5 रोज एंटर की थी और 5 रोज जो है उनमें क्या था कि सारी वैल्यूज हमने ये डाल रखी हैं। अब मान लीजिए हम एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉय 1। सेलेक्ट, सॉरी, क्रिएट टेबल करनी पड़ेगी ना हमें। पहले हम टेबल जो एम्प्लॉय 1 है वो क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल EMP1, और इसमें भी हमें उतने ही कॉलम लेने पड़ेंगे जितने हमारे EMP में है, अदरवाइज तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ हम ले लेते हैं अगेन, आप नेम चाहे तो अलग ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कोड, कोड के बाद हमने ले लिया एम्प्लॉय का नाम, ये हमने varchar टाइप ले लिया। इसके बाद हमने सैलरी ले ली, सैलरी हमने इंटीजर टाइप ले ली। इसके बाद हमने डिपार्टमेंट ले लिया, डेप्ट, और ये भी हमने varchar टाइप ले लिया। इसके बाद हमने इसे क्लोज किया, इसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिससे हमारी EMP टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और इसे क्रिएट करने के बाद अगर हम इस पे सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले हमें एम्प्टी टेबल मिलेगी। देखिए हमारी क्रिएशन की कमांड सक्सेसफुल हो गई। अब इसके बाद अगर हम इस पे सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब जब हम ये क्वेरी, सॉरी, EMP1 हमने क्रिएट किया, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी टेबल आ रही है, देखिए, क्योंकि हमने अभी तक इसमें एक भी रो इंसर्ट नहीं किया। अब हम इस टेबल में इंसर्शन करते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है हमारा, EMP1। ठीक है, अब इंसर्शन के लिए हम जो नॉर्मल सिंटेक्स था हमारा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वो यूज ना करके हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं कि हम EMP टेबल की वैल्यूज को कॉपी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, हम यहाँ पे सपोज कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे, हम सिंपली EMP की सारी वैल्यूज को EMP1 में कॉपी कर रहे हैं। तो अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये देखिए आपको मैसेज क्या मिल रहा है, 5 रोज अफेक्टेड। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब आप एक रो इंसर्ट करते थे तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलता था 1 रो अफेक्टेड, बट यहाँ पे 5 रोज अफेक्टेड आया है। 5 रोज अफेक्टेड क्यों आया, क्योंकि EMP टेबल में 5 रोज थी और वो 5 की 5 रोज जो है हमारी EMP1 टेबल में जो है कॉपी हो गई है। तो इसके बाद अगर मैं लिखती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, अब जब हम EMP1 को डिस्प्ले करवाएंगे तो ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पे हमारी वही वैल्यूज आएंगी जो EMP में थी। ठीक है, अगर मान लीजिए, अब ये देखिए मैंने EMP1 पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था, ये कोड, ईनेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ना ही तो नॉट नल है, ना यूनिक, ना प्राइमरी की, यानी कि कॉलम्स की वैल्यू जो है वो रिपीट हो सकती है। तो अगर मैं इस पे दोबारा से इंसर्ट कमांड लगा देती हूँ, मान लीजिए इंसर्ट इनटू EMP1, अब यहाँ पे अगेन मैं EMP से वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ वेयर सैलरी इज नॉट नल। ठीक है, हमारे पास ये सैलरी वाला कॉलम था EMP टेबल में, हमने देखा था कि उधर 2 की सैलरी जो थी नल थी। तो अब मैं EMP1 में दोबारा से इंसर्शन कर रही हूँ, EMP टेबल से कॉपी कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ उन रोज को जिनकी वैल्यू नल नहीं है। तो देखिए EMP1 में 5 रो जो है ऑलरेडी आ चुकी थी। अब जब मैं दोबारा से इंसर्ट करूंगी तो 3 रोज और इंसर्ट हो जाएंगी, क्योंकि EMP टेबल में टोटल 5 रोज थी, 5 रोज में से 2 की सैलरी तो नल थी, बाकी 3 में वैलिड वैल्यू थी, तो वो 3 रो दोबारा से कॉपी हो जाएंगी। अब जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 लिखूंगी तो हमें 8 रोज मिलेंगी, और उन 8 रोज में ये वाली जो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ रो है ये आपको डुप्लीकेट मिलेंगी। तो इस क्वेरी को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, 3 रोज अफेक्टेड आ गया। अब हम सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। ठीक है, अब हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे।
तो ये देखिए हमें 8 रोज मिली, और ये देखिए ये जो 6, 7th और 8th रो है ये हमारी वही रिपीटेड है, फर्स्ट, सेकंड और 5th नंबर पे जो रोज थी वही तीनों जो है दोबारा से रिपीट हुई है। तो इस तरीके से हम किसी दूसरी टेबल का डाटा भी जो है अपनी टेबल में कॉपी कर सकते हैं। ये भी हमारा इंसर्ट का एक यूजफुल पर्पस होता है। तो इसके साथ हमारा इंसर्ट कमांड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है मॉडिफाइंग डाटा इन टेबल्स, यानी कि ऑलरेडी जो हमारे पास टेबल्स हैं अगर हमें उनके डाटा को मॉडिफाई करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये पार्ट हम अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। पहले आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, जो आपको डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स पूछिए, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोस समझ आ रही हैं या नहीं, अच्छी लग रही हैं या नहीं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।